पूर्व दिल्ली के लोगों को मिली नए रूट की सौगात। पिंक मेट्रो जोड़ेगी त्रिलोकपुरी को। मयूर विहार से छोटा पर महत्वपूर्ण रूट होगा कल से शुरू। जगतपुरी थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 650 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी की बरामद। पुलिस कर रही है चोरों से पूछताछ। प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा कराना बन रहा है आफत। यूनिक आईडी हासिल करना बन रहा है मुसीबत। बैंकों में भी चेक नहीं हो रहे हैं जमा। मेयर का आश्वासन, जल्दी समस्याएं हो जाएंगी दूर। पूर्व दिल्ली में बिजली चोरी के रिकॉर्ड में कमी। आरडब्ल्यू ने कहा दी जाए बिजली के रेट में छूट। बिजली चोरी करने वालों पर की जाए जांच। और कावड़ यात्रा पर रोक के शिवरात्रि पर कावड़ सेवा समिति की पहल। कावड़ सेवा समिति ने किया गंगा जल का वितरण। कहा कोरोना ने सावन महीने की छीन ली रौनक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के महत्वपूर्ण 2 मेट्रो स्टेशन को जोड़ने का काम पूरा हो चुका है। कल से त्रिलोकपुरी और मयूर विहार पॉकेट 1 स्टेशनों के बीच करीब 289 मीटर लंबे रास्ते पर पिंक मेट्रो अब स्पीड भर सकेगी। पूर्व दिल्ली की जनता काफी लंबे समय से इस मेट्रो रूट के चलने का इंतजार कर रही थी। लोगों का कहना है कि त्रिलोकपुरी से मयूर विहार तक की ई-रिक्शा, ऑटो, बस से जाना पड़ता है। इस पूरे रूट पर अधिकतर जाम रहता है। छोटी सी दूरी तय करने में भी काफी लंबा समय लगता है। अधिकतर ऑफिस जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब कल से समस्या से निजात मिल जाएगी। मेट्रो के चलने से हमें आने जाने में सहूलियत मिलेगी, साथ ही हमारा समय भी बचेगा। बहुत दिक्कत है जब तक मेट्रो नहीं है तो। अच्छा, अगर मेट्रो से ही जाए तो त्रिलोकपुरी तक कैसे पहुंचा जाता है, कुछ अंदाजा है? पिंक लाइन जाती है ना वो तो सीधा। फर्क तो बहुत पड़ गया। काम धंधे तो पहले ही बंद हो गए थे और 10 दिन में और काम मंदा हो गया। अब ये कल से ये लाइन चालू हो रही है त्रिलोकपुरी तक के लिए, तो उसका असर पड़ेगा क्या? सर, इससे तो बहुत असर पड़ जाएगा। सवारी जितनी काम थोड़ा बहुत जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जनता को ये फ़ायदा पहुंच सकता है, उनका टाइम बचेगा कि जो अब तक पीछे से आते थे, कश्मीरी गेट से वापस जाते थे, यमुना बैंक तक जाते थे, अब वो वहाँ की जगह यहीं से डायरेक्ट सीधा निकल सकते हैं। इतना फाइट करनी पड़ रही है कोरोना के चलते हुए, आप तो जानते ही हो। कुछ लोग जाते थे, कुछ जाते थे, ऐसी है। अब इनका है, इनके ऊपर निर्भर करता है। वो तो कभी कभी जा भी थे भी, कभी नहीं जाते थे। अच्छा, पिंक लाइन कनेक्ट होने से बेनिफिट कितना पहुंचेगा यहाँ के स्थानीय निवासियों को? काफ़ी सारा बेनिफिट्स है सर। इतना स्ट्रगल करना पड़ता था आप जाने के लिए। आप तो जानते हो कितना ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर। तो उसी के बेस पे अगर ये पिंक लाइन चल गया तो बहुत ज़्यादा, बहुत जो लोग जाते हैं, इतना कालका जी वगैरह भी जाते हैं लोग, इतना सफ़र करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फाइट करनी होती है उन्हें। बहुत बेनिफिट होगा। मतलब बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर मतलब कि पांडव नगर से, मतलब मंगलम साइड से रहते हैं, और उनके लिए जो बहुत बेनिफिट होगा। मतलब जो लाजपत नगर जाते हैं उनको पहले बहुत घूम के आना पड़ता था, ट्रैफिक हो जाता था, तो अब वो काफ़ी बेनिफिट होगा उनको। जगतपुरी थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी फाजिल और शाहबुद्दीन के रूप में हुई है। आरोपित बंद घरों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस ने इनके पास से 650 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी और एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर पता करने का प्रयास कर रही है यहां अब तक की कितनी वारदात को ये लोग अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के अनुसार 7 जुलाई को एक चोरी की पीसीआर कॉल मिली थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उनके घर से चोरों ने 700 ग्राम सोना और 1.5 किलो चांदी चुरा ली है। वारदात के वक्त घर पर कोई नहीं था। पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है। एक फुटेज में बदमाश कैद मिले हैं। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आरोपितों को लोनी से दबोच लिया है। दोनों ने कुछ गहनों को लोनी में एक जगह छुपाया हुआ था। पुलिस ने वहां से गहने बरामद किए हैं। बाकी के गहने और मोबाइल अमरोहा के से बरामद किए। दोनों आरोपित मिलकर वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद चोरी के माल को बांट लेते थे। पूर्व दिल्ली के लोगों के लिए इस बार प्रॉपर्टी टैक्स की राहत एक आफत बन गई है। 30% छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख यूं तो हर साल 30 जून हुआ करती थी, लेकिन इस बार 31 अगस्त है।
कोरोना की वजह से इस बार भी प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन ही जमा कराया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा लोगों के लिए बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। सबसे बड़ी समस्या यूपिक नंबर यानी कि प्रॉपर्टी का यूनिक आईडी नंबर हासिल करने की है। अगर आपके पास ये नंबर आ गया हो तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आपका टैक्स जमा ही हो जाएगा। इसके बाद कहीं नाम में गड़बड़ है तो कहीं पते में। 2 बैंक HDFC और एक्सिस बैंक में चेक के जरिए भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की सुविधा का ऐलान किया गया था, लेकिन बैंक पहुंचने पर पता चलता है कि पहले EDMC ऑफिस जाकर चालान बनवाना होगा, फिर वहां लंबी लाइनें और धक्कों का सामना करना पड़ता है, जबकि दावा है कि प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा हो रहा है। EDMC के पास यूं ही फंड की भारी कमी है और प्रॉपर्टी टैक्स ही उनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। 400 करोड़ के टारगेट हैं कि सामने पिछले महीने तक 10% टैक्स जमा नहीं हुआ था। लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुश्किलें इतनी है कि वह टैक्स जमा नहीं कर पा रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को भी छूट न मिलने की शिकायतें और वैक्सीनेशन करा चुके लोगों को घोषित छूट भी नहीं मिल रही है। इस बारे मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मानते हैं कि कुछ परेशानियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग टैक्स जमा नहीं करा पा रहे हैं। जो परेशानियां आ रही हैं उन्हें दूर किया जा रहा है और जल्दी लोगों को बड़ी राहत मिल जाएगी। चालान जो उन्होंने कहा था एक्सिस बैंक या HDFC बैंक में जमा होगा, तो वो बैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वापस कर दिया। एक बात तो हमारा यह कहते हैं कभी, जैसे मेरा पर्सन है, अभी आएगा 24-25 दिन में आएगा या कब आएगा, अगस्त डेट निकल जाएगी तो हमारा मुश्किल हो जाएगा। और जो क्रॉनिकल जो हमारा डाटा है उसके मुताबिक हमारा आया करता है, जैसे इनका जैसे डेढ़ आ गया, कहीं हमारा भी डोड़ा आ जाए तो हमें मुश्किल पड़ जाएगी। मैंने लास्ट ईयर ऑनलाइन पेमेंट किया 4600 सारे डॉक्यूमेंट। इस साल जब आए यहाँ कैंप में टोटल बनाया है 6200 रुपये के अप्रोक्सीमेटली, और उसमें कोई रिबेट है कोई कुछ नहीं है। मैंने कोरोना के वैक्सीनेशन ले रखे हैं, उसको बोला, उसका उन्होंने परवाही नहीं की। उसमें ना कोई डिटेल्स दिए हुए हैं कि मुझे कितनी रिबेट मिली है। आई एम ए सीनियर सिटीज़न और ओनरशिप 30% तो मेरा हुआ है, 15% ऑन टाइम और 2% ऑनलाइन के जमा कराने के और 3% कोरोना के, 50% ही मेरा बनता। मुझे UPIC नंबर दिया और उस नंबर से मैंने कोशिश की अपना अकाउंट खोलने की। उसमें मेरा नाम जो है चैन सिंह की जगह चांद सिंह लिखा हुआ, अब वो हमारा अकाउंट ही नहीं खुल रहा। टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, कैसे वो नाम ठीक होगा, ये हमारी समझ से बाहर है। हम बूढ़े आदमी कहाँ धक्के खाते फिरेंगे। डिपार्टमेंट को चाहिए था कि अपना पहले रिकॉर्ड जो है टोटली ठीक कर लेते और फिर जो है सबको एक चिट्ठियाँ इशू करते कि भाई आपका UPIC नंबर ये है, आपका जो है हाउस नंबर ये है, आपका टैक्स इतना बनता है, क्या ये ठीक है। OTP आने चालू हो जाएंगे। OTP अभी 3-4 दिन लगे हैं, हम इसको तेज़ी से लाने वाले हैं। जैसे ही काम कंप्लीट होगा लोगों का UPIC नंबर मिल जाएगा। आप देखें इस साल तो थोड़ी बहुत परेशानी है भी, अगले साल से कोई परेशानी आने वाली नहीं है। मैनुअल करने से सबसे बड़ी परेशानी इंस्पेक्टर आज शुरू हो जाता है। वो लोग कहते हैं कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, हम तो कमर्शियल लगाएंगे, उससे ब्लैकमेलिंग होती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम छूट अभी है 31 अगस्त तक है, बहुत लंबा समय है। हम एक व्यक्ति का टैक्स जमा कराएंगे। दिल्ली में बिजली चोरी के मामलों में काफी गिरावट आई है। इस आधार पर बिजली कंपनियों को काफी बचत भी हुई है। इसलिए क्या बिजली के रेट कम होने चाहिए? इस मुद्दे पर जब हमने पूर्व दिल्ली के RWA से बात की तो उनका कहना है कि रेट कम करने चाहिए। अगर कहीं बिजली चोरी हो रही है तो वहां पर जांच की जाए और जहां बिजली चोरी नहीं हो रही है वहां की जनता को बिजली रेट पर छूट देनी चाहिए, क्योंकि वहां के निवासी ईमानदारी से बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। जिन एरियो में बिजली चोरी हो रही है वहाँ पे तो इनका कोई अधिकारी जाता ही नहीं, लेकिन अब हमारे एरिया के अंदर कोई चोरी का नामो निशान नहीं है। रेट क्या हुआ, अभी पीछे हमारी सोसाइटी के अंदर ही बताया गया कि बिजली के बिल इन्होंने बढ़ा के भेजे हैं, उसके अंदर इन्होंने धांधली की हुई है। बिजली के बिलों के अंदर चोरी बिल्कुल नहीं हो रही, लोगों के साथ नाजायज हो रही है, जायज़ नहीं हो रही। बिल्कुल कम होने चाहिए। ये तो जानबूझ के हमारी जो जितने बिहार है, जितने रिचेस्ट है, उनको जानबूझ के लूटा जा रहा है, अपनी जेबें भरी जा रही है। ये मार्केट थी या जैसे विश्वास नगर हमारा क्षेत्र है, जितना भी है, यहाँ पे क्या था, कांटे डलते थे तारों पे, तो बिजली बहुत बड़े लेवल पर चोरी हुआ करती थी। पर अब धीरे धीरे जैसे ही BSES थोड़ा सा प्राइवेट हुआ है तो उसके हिसाब से बिल्कुल चोरी तो 0% ही होगी, मुझे लगता है, रही नहीं है। इसके हिसाब से केजरीवाल सरकार क्या कर रही है कि अब इस टाइम बिजली के ऊपर, जैसे इन्होंने शीला दीक्षित को बदनाम करके काम किया था, उसको ख़त्म करके, मतलब उसको बेचारे को
आउट करके सिर्फ चोरी के उसके चक्कर में अब वही काम केजरीवाल सरकार ने शुरू कर दिया कि कम तो दूर की बात, इतने रेट बढ़ गए हैं कि बिल बिजली के कम से कम 35,000, 36,000, 38,000 रुपये आ रहे हैं घरों के सिंपल। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए जिससे कि बिजली के रेट कम करें और लोगों को सुविधा दें। डिस्कॉम्स का घाटा लगातार कम होने के बावजूद 2018 में डीईआरसी ने फिक्स चार्जेस को 6 से 10 गुना तक बढ़ा दिया था। लगभग 16 महीने की जद्दोजहद के बाद और हमारी बहस के बाद डीईआरसी ने कुछ एरियाज से फिक्स चार्जेस कम कर दिए थे, लेकिन बाकी लोगों को अभी भी उसी बड़ी तादाद में 6 से 10 गुना के रेट पर फिक्स चार्जेस देने पड़ रहे हैं। देश में कोरोना काल के चलते कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही कांवड़ या गंगा जल लेने हरिद्वार आने वालों को एंट्री नहीं दी गई थी, जिससे कांवड़ सेवा समिति और कांवड़ लाने वाले लोग काफी मायूस हैं। उनका कहना है कि सावन में एक अलग ही रौनक होती थी। सावन की पूरी रौनक कोरोना महामारी ने छीन ली है। साथ ही कांवड़ियों का कहना है कि 6 अगस्त को शिवरात्रि है, इसलिए शिव कांवड़ सेवा समिति ने लोगों को गंगा जल का वितरण किया है, जिससे लोग यही गंगा जल चढ़ा सकें। तो हमने हरिद्वार से गंगा जल लाकर पिछली साल भी हमने ये रखा था और इस साल भी हमने रखा है कि पिछली हरिद्वार से गंगा जल लाकर ऐसी छोटी बॉटल बनाकर और वो सभी मंदिरों में हमने दे दिया और सभी जो मंदिर के पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको सबको बोल दिया है कि जितने भी अपने कांवड़िए हैं जो इस बार जल नहीं ला पा रहे हैं उनको जल दे दें और जो अभिषेक गंगा जल से हमारे सभी भोले अभिषेक कर सकें। कैंप लगता था, मजबूरी है, हमारी अपनी मजबूरी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है कि भीड़ ना लगे, इस कारण हमने इसको कैंप को ना लगा सके और इसी के लिए हमने एक हरिद्वार से जाके जल लाए हैं और कांवड़ियों को हम मैक्सिमम जल प्रोवाइड करा सकें और हम उसकी सेवा। जो महामारी चल रही है इसकी वजह से हम जल दे रहे हैं, गंगा जल लेके आए हैं, तो यही है सब भोले अभिषेक करेंगे बाबा का, इसी तरह से शिवरात्रि मनाएंगे। बाकी तो ये तो परमात्मा के हाथ में जो भी हो रहा है। बड़ा ही मतलब अफसोस है कि हम 2 साल से नहीं ला पा रहे हैं, पिछली बार भी नहीं, वरना हर 7 साल से हमारी डाक कावड़, तूफ़ानी डाक कावड़ के नाम से हम जल लेके आते हैं हरिद्वार से। लेकिन 2 साल से संजय भाई के थ्रू, शिव कावड़ सेवा समिति के थ्रू हमें जल प्राप्त हो जाता है, तो हम शिवलिंग पे वो जल चढ़ा दिया। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस की 3rd वेव आने की भी आशंका है। वह मुश्किल कोरोना की 2nd से पार पाने के बावजूद अब 3rd वेव की फिक्र भी सता रही है। तो जानते हैं कि आखिर बाजारों में त्योहारों की रौनक कम ना पड़े और खरीदारी भी आसानी से हो सके। इसको देखते हुए हमने व्यापारियों से बात की है कि आखिर उन्होंने भीड़ को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं। गांधीनगर के व्यापारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन का माल तो पूरा रखा हुआ है, लेकिन ग्राहक कोरोना वायरस की वजह से काफी कम आ रहे हैं। त्योहारों पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना रहती है। ऐसे में विशेष सतर्कता बरतेंगे, साथ ही कड़ाई के साथ सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। साथ ही प्रयास करें कि इस दौरान कहीं पर भीड़ ना इकट्ठी होने पाए। दुकानदार तो बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे, अधर में लटक गए हैं कि हम सर्दियाँ करें या गर्मियाँ करें। दूसरी बात ये जो तीसरी लहर का मुकदमा चल रहा है, उससे आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है। कुछ भी रस नहीं है, कोई व्यापारी नहीं आ रहा, हर व्यापारी डरा हुआ है, काम नहीं कर पा रहा और हर दुकानदार डरा हुआ है। भाई साहब बहुत अच्छा स्ट्रिक्टली सीजन होता था पहले तो, अब तो बिल्कुल सीजन छोड़ो, मतलब जो रिटेलर है वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि बाजार वगैरह लगना बंद है। त्योहार के सीजन में जैसे काम होना चाहिए उस तरीके से काम नहीं है, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और कुछ बारिशों की वजह से, कुछ बाढ़ की वजह से ग्राहक व्यापारी आ नहीं रहा है और सुबह 10 बजे से समय है दुकान खुलने का, शाम 8 बजे बढ़ाने का। इस वजह से व्यापारी भी डर रहा है कि क्या करें, लाएं नहीं लाएं। अब त्योहार हैं, त्योहार की वजह से कुछ थोड़ा बहुत इक्का दुक्का नज़र आता है ग्राहक, उसके बाद मंडी बिल्कुल शांत। ईद पे तो इतना पिछले साल से ही बहुत कम काम हुआ, इस टाइम भी हम सोचते कि इस साल काम बढ़ेगा, काम होगा, पर काम करते आ रहे, काम में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। तीसरी लहर का तो अब देख ही सकते हैं कि जैसे उसके हिसाब से बंदे भी नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहा, सबको डर है, दुकानदारों को भी डर है कि कुछ ना हो जाए, कुछ ये है सब, तो उसके लिए थोड़ा डर सबके मन में बैठा हुआ है। ईस्ट एमसीडी में विपक्ष के नेता मनोज त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेंसिटिव जोन को नॉन सेंसिटिव जोन में डालने पर आपत्ति जाहिर की है। आपको बता दें,
पूर्व दिल्ली नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग को संवेदनशील जोन से हटा दिया गया है। ये स्वास्थ्य विभाग का वो विभाग है जिसमें पूर्व दिल्ली के नागरिकों को खाने पीने की दुकानें और लाइसेंस दिए जाते हैं। साथ ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, हेल्थ प्रमाण पत्र इसी से मिलते हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को संवेदनशील जोन में डालने की मांग का ज्ञापन आयुक्त को देने की बात कही गई है। एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें डिफाइन किया जाता है कि कौन सी पोस्ट सेंसिटिव होगी और कौन सी नॉन सेंसिटिव। इस ऑर्डर के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी जिन पे बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे हुए हैं, जिनके ऊपर आरडी चल रही है, उसके बावजूद उनको अच्छी जगह लगाने के लिए एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जाता है जिन विभागों को नॉन सेंसिटिव डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। हेल्थ विभाग जिसके अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम चीजें, DHO, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें होती है, स्वास्थ्य विभाग को इस सेंसिटिव पोस्ट से हटा दिया गया है। मैं 3 विभागों को सबसे ज्यादा सेंसिटिव मानता हूँ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, वेटनरी विभाग और फाइनेंस। लेकिन इस ऑर्डर को आने के बाद फाइनेंस, जहां से कर्मचारियों को PF, पेंशन, एडवांस और तमाम तरह के लेन देन का काम होता है, उसको सेंसिटिव पोस्ट से हटा दिया गया है। मेरा आप सभी लोगों के माध्यम से अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी से, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो फाइनेंस है, जो वेटनरी है, इनमें जो भी विभागों को सेंसिटिव से निकाला गया है, इनको तुरंत सेंसिटिव जोन में डाला जाना चाहिए। इसका ज्ञापन मैं अभी कमिश्नर साहब को भी सौंप। शास्त्री पार्क, यमुना खादर, सीलमपुर में प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य ज्यादातर झुग्गियों में रहने वाले लोगों को वैक्सीन लगवाना था। अभियान के पहले ही दिन यहाँ करीब 300 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। SDM सीलमपुर शरद कुमार ने बताया कि यहाँ GTB अस्पताल में से डॉक्टर्स की विशेष टीम अभियान में जुटी हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। इस तरह के कैंप राजधानी के अलग अलग इलाकों में लगाए जाते रहेंगे। हमने पूरी नॉर्थ ईस्ट की टीम के साथ, डॉक्टर्स की टीम के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट के इम्यूनाइजेशन के हेड हैं डॉक्टर पीयूष, उनके साथ हमने मिलकर यहाँ के लोगों के लिए वैक्सीन का अरेंजमेंट करवाया और लगभग 300 वाइल्स आज लेकर के आए थे पूरी टीम, और 270 अभी तक कंप्लीट हो चुका है। और इससे पहले भी हमने काफ़ी बार अवेयरनेस के लिए कैंप यहाँ पे अरेंज करवाया। लगभग 350 झुग्गियाँ हैं जिसके निवासियों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगा हुआ था, इसीलिए आज हमने इस स्पेशल कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया। कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका अरेंजमेंट किया गया है। आज ही सुबह 9 बजे से हमारी मेडिकल की टीम वहाँ तैनात हो गई। साथ ही साथ हमने एम्बुलेंस और जितनी भी आवश्यक सुविधाओं की ज़रूरत थी वो सब हमने वहाँ पे अरेंज किया गया है ताकि वहाँ के नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।